एक गांव में ऋतु और कविता नाम की दो सहेलियां रहती थी। दोनों बहुत गरीब थीं। वो दोनों समोसे बेचकर अपना गुजारा करती थी। एक दिन दोनों समोसे बेच रही थी। अरे यार कविता, आज तो हमारा एक भी समोसा नहीं बिका। ऊपर से इतनी गर्मी है, 2 दिन से हमारा एक भी समोसा नहीं बिक रहा। ऐसा ही हाल रहा तो हम क्या करेंगे बहन? वो बात करते करते थोड़ा आगे बढ़ जाती हैं। समोसे ले लो, समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे ले लो, ताजे ताजे समोसे ले लो। तभी वहाँ पर 2 आदमी आते हैं और कविता के सारे समोसे ले जाते हैं। कविता खुशी से नाचने लगती है। अरे वाह, मेरे तो सारे समोसे बिक गए। आज मैं गर्मा गर्म जलेबियाँ खाऊंगी। अरे वाह, तेरे तो सारे समोसे बिक गए, लेकिन मेरा तो एक भी नहीं बिका। मेरे पास तो माँ की दवाई लाने के लिए भी पैसे नहीं है। लेकिन शाम होने तक ऋतु के भी सारे समोसे बिक जाते हैं। ऋतु और कविता अपने घर की ओर निकल पड़ती हैं। रास्ते में उन्हें एक औरत रोते हुए दिखाई देती है। देखो बेटा, ऐसे मुंह फेर कर मत जाओ। मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है बेटा। मैं बहुत गरीब हूँ, बस किस्मत की मारी हूँ। थोड़े पैसे देकर मदद कर दो बेटी। तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? बस बैठी बैठी जिंदगी भर भीख ही मांगती रहना। हमें देखो, सुबह उठकर समोसे बनाते हैं और इतनी दूर चलकर बाजार में बेचने भी जाते हैं। बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमा पाते हैं और तुम भिखारिन सोचती हो कि हम तुम्हें पैसे देंगे। भीख मांगकर आखिर कब तक गुजारा करोगी? थोड़ा काम भी तो कर लिया करो। अरे कविता, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? बेचारी कितनी दुखी लग रही है। इसके बेटे की तबीयत सच में खराब होगी। अरे ये सब नाटक होता है इनका। तू इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आ। मेरे साथ घर चल बस। नहीं नहीं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। ऋतु उस औरत के पास जाती है और उसे अपने सारे पैसे पकड़ा देती है। आंटी जी, आज मेरी इतनी ही कमाई हुई है, आप ये सारे पैसे रख लीजिए और जाकर अपने बेटे का इलाज करवाइए। तू तो बहुत ही पागल लड़की है। अब तेरी माँ की दवाई कहाँ से आएगी? अपनी सारी कमाई तो तूने इस भिखारन को दे दी। कोई बात नहीं, थोड़े पैसे हैं मेरे पास। माँ की दवाई का इंतजाम हो जाएगा। इस बच्चे का इलाज भी तो जरूरी है। तभी थोड़ा आगे चलने के बाद उन दोनों को एक पक्षी दिखाई देता है जो जाल के अंदर फंस गया था और बहुत बुरी तरह से तड़प रहा था। अरे, लगता है वो पक्षी जाल में फंस गया है। वो घायल भी लग रहा है। चलो, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, वरना ये मर जाएगा। ओहो, तू तो सच में पागल हो गई है। समय देख कितना हो गया है। थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, हम गांव नहीं पहुंच पाएंगे। वैसे भी ये तो पक्षी है, ये कौन सा इंसान है? मरता है तो मरने दे। नहीं नहीं, उसमें भी जान है, वो भी सांस लेता है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। पक्षी है तो क्या हुआ बहन? मैं ना इसीलिए तेरे साथ आना पसंद नहीं करती। तू खुद भी फालतू के काम में लग जाती है और मुझे भी लगा देती है। देख, तुझे चलना है तो चल, वरना मैं अकेले घर जा रही हूँ। कोई बात नहीं बहन, तू जा, मैं इसे आजाद करवा कर आती हूँ। कविता उसे छोड़कर चली जाती है। ऋतु उस पक्षी के पास जाती है और उस पक्षी को आजाद कर देती है। हे भगवान, अंधेरा होने को है, मुझे जल्दी से घर पहुंचना चाहिए। ऋतु अपने घर की तरफ भागने लगती है। ऋतु के पीछे पीछे वो पक्षी भी आ रहा था, लेकिन गलती से ऋतु अपने की तरफ न जाकर किसी दूसरे रास्ते पर चली जाती है और वो रास्ता एक घने जंगल की ओर जा रहा था। अरे, ये मैं कहाँ आ गई? लगता है मैं रास्ता भटक गई। ऊपर से अंधेरा भी हो गया है। अब मैं क्या करूँगी? कहाँ जाऊँगी? कोई तो मेरी मदद करो। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई हूँ? अब मैं अपने घर कैसे जाऊँगी? इस जंगल में जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। तुम चिंता मत करो, जहाँ मैं जाता हूँ तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें मंजिल तक ले जाऊंगा। ऋतु उस पक्षी के पीछे पीछे चलने लगती है। तभी वो आगे देखती है कि आगे सोने और चांदी की 2 जादुई लहंगे की नदियाँ थी। हे पक्षी, तुम मुझे कहाँ ले आए हो? मुझे मेरे घर ले चलो। तभी वो पक्षी एक सुंदर सी परी में बदल जाती है। ऋतु, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम इस परीक्षा में सफल हुई। अब तुम्हारे सामने सोने और चांदी के लहंगों की नदी है। तुम्हें इन दोनों में से एक नदी को चुनना होगा। अगर तुम सोने वाली नदी में जाना चाहती हो तो तुम्हें बहुत सारी दौलत मिलेगी, पर तुम्हें एक कुर्बानी देनी होगी। यदि तुम इस सोने वाले रास्ते पर गई तो तुम कभी भी अपने परिवार से नहीं मिल पाओगी और सारा जीवन तुम्हें अकेले जीना होगा। और यदि तुम चांदी वाले लहंगे की नदी में जाती हो तो तुम्हें धन दौलत नहीं मिलेगी, लेकिन तुम सीधा अपने घर जा सकती हो और अपने घर वालों के लिए यहाँ से खाना भी लेकर जा सकती हो।
अब बताओ बेटी, तुम्हें कौन सी नदी में जाना है? परी जी, मुझे इस चांदी वाली नदी में जाना है। मुझे अपने घर वालों के साथ हंसी खुशी से रहना है। धन दौलत तो हम सब मिलकर कमा लेंगे। रितु की ये बात सुनकर परी बहुत खुश हो जाती है और रितु चांदी वाली नदी के अंदर चली जाती है। रितु देखती है कि उस घर के अंदर बहुत सारी धन दौलत रखी हुई है। वाह बेटी, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, अब ये सारी धन दौलत तुम्हारी हुई। परी रितु को उसके घर सही सलामत छोड़ देती है। रितु अपने घर वापस आकर अपने माता पिता को सारी बातें बताती है। अब रितु बहुत जल्द बहुत अमीर हो जाती है। उसके पास बहुत बड़ा घर, गाड़ी और सब कुछ था। वहीं दूसरी तरफ कविता अभी भी गरीब थी। हे भगवान, आखिर इस लड़की के पास इतनी दौलत कहाँ से आ गई? मुझे पता लगाना होगा। कल ही तो ये मेरे साथ समोसे बेचा करती थी, इसके तो समोसे भी नहीं बिकते थे। आज पता नहीं इसके हाथ कौन सी लॉटरी लग गई है जो ये रातों रात अमीर बन गई। कविता रितु के घर जाती है। अरे सुमन, मैं तो तेरी दोस्त हूँ ना, तू मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती है? क्या तू मुझे नहीं बताएगी कि तू अचानक इतनी अमीर कैसे बन गई? जरूर बताऊंगी बहन, एक तू ही तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। उसके बाद रितु कविता को सारी बातें बताती है। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ तेरे साथ। अच्छा सुन, मुझे ना कहीं जाना है, मैं चलती हूँ, बाय। तभी कविता उसी जंगल में जाती है। उसे सोने और चांदी की 2 जादुई लहंगे की नदी दिखाई देती है। तभी वहाँ पर वही परी प्रकट हो जाती है। बताओ बेटी, तुम्हें कौन सी नदी में जाना है? मुझे तो इस सोने वाली नदी में जाना है। मुझे रितु से भी ज्यादा अमीर होना है। घर वाले तो वैसे भी मेरे ऊपर बोझ बनकर बैठे हैं, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं रखना। मुझे बस मेरी जिंदगी जीनी है और दुनिया की सबसे अमीर लड़की बनना है। वाह, तुम तो बहुत होशियार हो। जाओ बेटी, अपनी नदी में जाओ। कविता नाचती नाचती उस सोने की नदी में चली जाती है। तभी वहाँ पर कुछ जल परियां आ जाती है और उसे पकड़कर समुद्र के अंदर ले जाती है। छोड़ो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो? तुम्हारे जैसे लालची लोगों को हम अपना गुलाम बनाते हैं। आज से तुम हमारी दासी बनकर रहोगी और कभी भी इस नदी के बाहर नहीं जा पाओगी। उसके बाद से कविता जल परियों की गुलाम बन जाती है और जिंदगी भर उनकी सेवा करती रह जाती है।